पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का मन की बात का आज 103वां एपिसोड। कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी। इसरो के नाम दर्ज हुई एक और उपलब्धि। एक साथ लॉन्च किए गए 7 सैटेलाइट। श्री हरिक अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। लखनऊ NXC में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। हर सचिवालय भवन में बनेगा डेस्क हेल्प, मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से कई घरों को पहुंचा है नुकसान। देश भर में 4-5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। और अयोध्या में आज से रामलला दर्शन के लिए खुलेगा नया मार्ग। पथ पर बने नवीन दर्शन मार्ग का शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है आज। बता दें कि पीएम मोदी मन की बात का कार्यक्रम आज होने वाला है। बताया जा रहा है कि मन की बात का आज 130वां एपिसोड होगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें, आज ये मोदी के मन की बात का 11 बजे से प्रसारण होगा। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी मन की बात का कार्यक्रम आज करने वाले हैं। मन की बात का आज 130वां एपिसोड होगा। 130वां एपिसोड आज करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होगा सीधा प्रसारण। कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है आज। मन की बात का आज 130वां एपिसोड होगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का प्रसारण होना है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मन की बात का आज 130वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम को लेकर के देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आज पीएम मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड होगा। अगली खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि सीएम ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने व्यापक जनहित में आवश्यक निर्देश भी दिए। तो सीएम ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सीएम ने व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि एक जैसी प्रकृति वाले विभागों के एकीकरण पर विचार हो रहा है। हर सचिवालय भवन में बनेगा हेल्प डेस्क और जिससे मिलेगी मदद। आम जन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें, सचिवालय भवनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सचिवालय की कार्य प्रणाली को लेकर के सीएम ने समीक्षा की। प्रभावी ढंग से लागू हो ई-ऑफिस प्रणाली। आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समय पर मिले पूरा मानदेय। हर कर्मचारी को नियत समय पर मिले पदोन्नति का लाभ। तो लखनऊ से अहम जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है। सीएम ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम ने व्यापक जनहित के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। एक जैसी प्रकृति वाले विभागों के एकीकरण पर भी विचार के लिए बात कही है सीएम योगी ने।
वहीं हर सचिवालय में हेल्प डेस्क बनने की बात भी कही है सीएम योगी ने। बताया जा रहा है कि आमजन की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने की बात भी कही गई है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सचिवालय भवनों को लेकर के समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा का सचिवालय का कार्य प्रणाली अन्य कार्यालयों के आदर्श के लिए बनाया जाए, प्रभावी ढंग से लागू हो ई ऑफिस प्रणाली, आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समय पर मिले पूरा मानदेय, अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर इसरो के नाम दर्ज हुई है एक और उपलब्धि। आपको बता दें कि एक साथ लॉन्च किए गए हैं 7 सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग हुई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि एक साथ लॉन्च किए गए हैं 7 सैटेलाइट। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च की गई हैं 7 सैटेलाइट। बताया जा रहा है कि PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च की गई हैं 7 सैटेलाइट। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से खबर है, जहां पर इसरो के नाम दर्ज हुई है एक और उपलब्धि। एक साथ लॉन्च की गई है 7 सैटेलाइट। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया है, 7 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी जानकारी पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आज एक साथ 7 सैटेलाइट छोड़ी है, जिसमें एक स्वदेशी है और 6 सिंगापुर की सैटेलाइट है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि आज सुबह 6:30 बजे लगभग राजस्थान के श्रीहरिकोटा से ये सैटेलाइट छोड़ी गई है और भारत ने एक और अंतरिक्ष की ओर कदम को बढ़ाते हुए इतिहास रचने की तैयारी कर दी है। और ये सैटेलाइट आज सुबह लगभग 6:30 बजे भारत ने छोड़ दिया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि PSLV C-56 के नाम की ये सैटेलाइट है, रॉकेट्स हैं जिनको छोड़ा गया है। और ये लगभग भारत ने जो है उपलब्धि एक और हासिल करने की एक और कदम बढ़ा दिया है। जी, जिस तरीके से अभी देखा गया था, हाल ही में जो है चंद्रयान को लॉन्च किया गया था और अब एक और जो है इतिहास रचा गया इसरो के द्वारा, क्या कुछ बताएंगे? किस तरीके की बड़ी उपलब्धि है ये, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? चंद्रयान अभी हाल फिलहाल में छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भारत ने आज ये एक साथ 7 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजकर एक नया इतिहास रचने की तैयारी की है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 6 सैटेलाइट जो है वो सिंगापुर के, एक स्वदेशी है। और भारत लगातार अंतरिक्ष की ओर अपने कदम को बढ़ाता हुआ जा रहा है और इसमें ये भारत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और एक नागरिक, मैं बताऊं, अपने देश का इस समय सीना चौड़ा करना होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट जो छोड़ी गई है अंतरिक्ष में सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए है। और अभी चंद्रयान की सफलता भी हमने थोड़े दिनों बाद देखनी है, क्योंकि वो लगभग अभी और 10 से 15 दिन में वहां पर पहुंचने वाला है। उसके बाद ये रॉकेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं, ये अपने आप में एक इतिहास रचा जाएगा। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं कि इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। चंद्रयान के बाद अब 7 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ी गई है। PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च की गई है 7 सैटेलाइट। तो अहम जानकारी बता दें कि दिल्ली में इसरो के नाम दर्ज हुई है एक और उपलब्धि। बताया जा रहा है कि एक साथ जो है इसरो ने एक ही फ्लाइट से जो, यानी कि एक ही रॉकेट से जो अंतरिक्ष में छोड़ी है 7 सैटेलाइट्स। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ NXC में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज होना है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आज इसका शुभारंभ करने वाले। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लखनऊ में कमांड NXC का शुभारंभ। सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। आज 12 बजे NXC में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ NXC में कमांड का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम डैशबोर्ड का आज शुभारंभ किया जाएगा। तो लखनऊ में एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज कमांड एनएक्सी में कमांड का जो है आज शुभारंभ होना है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अभी तक? भरत, आप तक हमारी आवाज आ रही है? भरत के पास फिर से हमारे आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम डैशबोर्ड का आज शुभारंभ होने वाला है। बताया जा रहा है कि आज 12 बजे एनएक्सी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में मायावती दिख रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने मंडलीय व्यवस्था को किया समाप्त। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को सेक्टर में बांटा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में किया है अहम बदलाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में अहम बदलाव किया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में दिख रही मायावती। यूपी को 9 सेक्टरों में बांटेंगे, हर सेक्टर में 2-2 मंडल होंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इसके लिए 2 से लेकर के 3 प्रभारी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीधे मायावती रिपोर्ट करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार मायावती एक्शन में दिखाई दे रही है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? जी, आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो एक्शन में है। इसके लिए लगातार वो कार्रवाई कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2 जो मंडल थे उसके जो प्रभारी थे शमसुद्दीन राय, उनको एक वेस्ट यूपी का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जो मंडलीय व्यवस्था उसको खत्म करने के बाद अब सभी 9 सेक्टरों में इसको बांटा है और प्रत्येक सेक्टर में 2 से 3 मंडल होंगे और उसको 2 से 3 प्रभारी होंगे, जो कि डायरेक्ट मायावती जी को इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा जो 2024 का चुनाव हो उसके लिए मायावती बहुजन समाज पार्टी केवल अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी तक जो भी जितने भी गठबंधन सामने आए हैं उसमें मायावती ने साफ तौर से इनकार किया। उनका कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर 2024 का चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगातार वो समीक्षा कर रही है। जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है। जिसने खराब प्रदर्शन किया उसको हटाया भी जा रहा है। मेरठ मंडल के जो प्रभारी जाटों थे उनको हटाया गया है उनके पद से। उसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष को जो है लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे जिनका प्रदर्शन खराब रहा है उनको उनकी जगह नए मंडल कोऑर्डिनेटरों के नामों पर चर्चा की जा रही है। तो इस तरह जो मायावती है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है और लगातार एक्शन में है। वो जो लोग पार्टी के लिए काम ढंग से नहीं कर रहे उनको पता हटाया जा रहा है और जो काम ढंग से कर रहे हैं उनको बड़ा तोहफा भी दिया जा रहा है। जैसे शमसुद्दीन राय को वेस्ट यूपी का पूरा प्रभार दिया गया है और वो सीधा 2024 के चुनाव में मायावती को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ मायावती ने जो गठबंधन की जो राजनीति है, जो इंडिया गठबंधन एक बना है और जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, दोनों गठबंधन दलों में से किसी में शामिल होने से इस आपको इनकार किया जी। जी पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मायावती अब जो है पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले लेकर के बदलाव कर रही हैं। पिछले चुनाव में देखा गया कि बसपा का जो है आधार कह रहे थे कि खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो इससे जो है जो बदलाव किए जा रहे हैं कि पार्टी जो है बूथ स्तर पर क्या फिर से मजबूत हो पाएगी? देखिए, जो पिछला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत जो है गिरावट हुई थी और जो सीटें हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं निकल पाई थी। लगातार कयास लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है, लेकिन मायावती इस बात
मायावती जी इस बार जो है बिना किसी गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, तो इसके लिए वो लगातार तैयारियां भी कर रही हैं। बात चाहे मुस्लिम समाज को जोड़ने की हो, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो मंडल प्रभारी थे वो मुस्लिम समाज के बनाए थे। अब जो सेक्टर में जो बांटने की बात हो रही है उसमें भी मुस्लिम समाज को बड़ी अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ तो अन्य जो सवर्ण कास्ट है उनका भी जो है फिर से बहुजन समाज पार्टी में पद दिया जा रहा है, और जो सवर्ण वोटर है उनको जोड़ने के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो बूथ स्तर है, जो कार्यकर्ता पहले मायावती जी के साथ होते थे, उनको फिर से बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिस तरह मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, अगर इस चुनाव में उनकी जो पार्टी है बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं उनका जो साख है वो कहीं ना कहीं गिरेगी। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर हावी हो रहे हैं और हावी होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो भीम आर्मी सेना है वो लगातार हर जगह पर कार्यक्रम कर रही है। उसके बाद जो मायावती हैं उनसे उनका बेस वोटर है वो सकता नजर आ रहा है, जिसको बचाने के लिए मायावती लगातार प्रयास कर रही है। और चुनाव ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में मायावती फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं मायावती, और उन्होंने बड़ी अहम बदलाव किए हैं पार्टी को लेकर के। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का आज दौरा। आपको बता दें कि सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का आज दौरा है। आजमगढ़ और बलिया दौरे पर रहेंगे शिवपाल सिंह यादव। अहम जानकारी आपको बता दें कि आईएएस स्वर्गीय सुधाकर यादव को श्रद्धांजलि देंगे इस दौरान। बताया जा रहा है कि शोकाकुल परिवार से भेंट करेंगे शिवपाल यादव। तो सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का दौरा है आज। आपको बता दें कि आज आजमगढ़ और बलिया के दौरे पर रहेंगे शिवपाल सिंह यादव। बताया जा रहा है कि आईपीएस स्वर्गीय सुधाकर यादव को श्रद्धांजलि देंगे इस दौरान। तो अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का आज दौरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज आजमगढ़ और बलिया के दौरे पर रहेंगे शिवपाल सिंह यादव। तो अहम जानकारी आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव का आज दौरा है। आईपीएस स्वर्गीय सुधाकर यादव को श्रद्धांजलि देंगे। शोकाकुल परिवार से भेंट करेंगे शिवपाल यादव। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव का दौरा है आज। बताया जा रहा है कि आज आजमगढ़ और बलिया के दौरे पर रहेंगे शिवपाल सिंह यादव। वहीं आईपीएस स्वर्गीय सुधाकर यादव को इस दौरान श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि शोकाकुल परिवार से भेंट भी करेंगे शिवपाल यादव। तो आजमगढ़ और बलिया के दौरे पर रहेंगे आज शिवपाल यादव। अगली खबर यूपी के अमरोहा से आपको बता दें कि जहां पर 9 वर्षीय बच्ची पर जंगली कुत्तों ने हमला किया है। तो 9 वर्षीय बच्ची पर जंगली कुत्तों ने किया हमला। अहम जानकारी बता दें, मां के साथ गई थी बच्ची, कुत्तों ने मार डाला। बच्चे की चीख पुकार सुनकर के पहुंचे लोगों ने कुत्ते को खदेड़ा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बच्ची की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। तो वहीं एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचे। बता दें कि कुत्ते को पकड़वाने के लिए एसडीएम ने एक टीम का गठन किया। पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तान ठेर का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अमरोहा से खबर है, जहां पर मां के साथ गई बच्ची को कुत्तों ने मार डाला। बताया जा रहा है कि बच्चे की चीख पुकार सुन करके लोग पहुंचे और कुत्ते को खदेड़ा गया। इसके बाद बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
हुआ है, क्या हुआ था? कंडा लेने गई ही। कहाँ पे? दोनों माँ बेटी है खेत पे। कंडा लेकर आ रही, गई है, पहुंची नहीं, अभी पहुंचती है और रास्ता में बीच में घिर गई। बेटा को डंडा लेके गन्ना टूट गया, गन्ना ना हाथ आया, मेरा गन्ना टूट गया। बेटा को बेटा मैं बच गई, बेटा चले गए। कितनी दूरी पे है गांव से जहाँ पे लड़की? 500 मीटर ज्यादा। दूर है यहाँ से। 500 मीटर पर। हाँ। कोई ऐसी घटना और भी हुई है यहाँ पे गाँव में? न पहली वाला फर्स्ट टाइम। पहली बार हुई है। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मां के साथ गई बच्ची, 9 वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काट करके मार डाला। तो वही बच्ची की चीख पुकार सुन करके लोग वहां पर पहुंचे और कुत्ते को खदेड़ा, लेकिन बच्ची की मौत हो गई और बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। तो वहीं एसडीएम और सीओ भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि एसडीएम ने कुत्ते को पकड़वाने के लिए टीम का गठन किया है। तो कुत्ते को पकड़वाने के लिए एसडीएम ने बनाई टीम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शीरप चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े अमरोहा से। शीरप, जिस तरीके से घटना सामने आई है, एक 9 वर्षीय बच्ची पर जंगली कुत्ते ने हमला किया, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, पूरा मामला ये जो है अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का है, जहां भगवान सिंह का परिवार रहता है। और बीती शाम वो अपनी बेटी, जो 9 साल की बेटी है, और उसके साथ में खेत से चारा लेने गई थी। लेकिन जब वहां पहुंची तो कुछ उससे थोड़ी सी पीछे चल रही थी जो माँ है बेटी, तो उसे वहां पर जंगली कुत्तों ने घेर लिया, उसे उठा कर ले गए। और जब उसने चीख पुकार मचाई, इतने में जो है पूरी तरह से जंगली कुत्ते उसे नोच कर उसे मार चुके थे। लेकिन वहां पे इतने ग्रामीण इकट्ठे होते, कुछ लोग आते आसपास से चीख पुकार सुन के, लेकिन वहां जब तक स्थिति बदतर हो चुकी थी बच्चे की, इसके बाद में वहां पे जो है उसे चिकित्सकों को दिखाया भी, लेकिन वहां पे डॉक्टर ने उसके बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। जी शीरप, बताया जा रहा है कि एसडीएम और सीओ भी मौके पर पहुंचे थे और एसडीएम ने कुत्ते को पकड़वाने के लिए एक टीम भी बनाई है, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि एसडीएम वहां मौके पर पहुंचे थे और तमाम आला अधिकारी भी वहां पहुंचे थे और पूरी तरह से घटना का संज्ञान लेते हुए निर्देश भी जारी किए हैं कि कुत्तों को एक टीम गठित करके और पकड़वाने का कार्य किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी अमरोहा जनपद में कुत्तों के जो है कई महिलाएं और जो है बच्चे शिकार हो चुकी है। इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और जो है वीडियो ने पूरी तरह से टीमें गठित करने का निर्देश दिए हैं और कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़वाने की बात कही है। ठीक है शीरप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अमरोहा से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक 9 वर्षीय बच्ची पर जंगली कुत्ते ने हमला किया और बच्ची की इस दौरान मौत हो गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। 7 साल से जे मासूम की मौत से मचाए कोहराम। बताया जा रहा है कि 7 साल के मासूम से मचा है कोहराम। बता की बाढ़ के पानी से डूबने की मौत हो खबर सामने आई है। गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। बाढ़ के पानी में डूबने से बच्चे की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। अहम जानकारी बता रहे आपको, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना के दरोगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे आधा सैकड़ा गाँव है जो पूरी तरह जलमग्न हुआ है। गाँव में जलवाना होने की वजह से यही नहीं पता लग रहा कहाँ पे गड्ढा क्या है। बालक अपने घर के बाहर खेल रहा तो उसी समय इसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। जब ग्रामीणों ने देखा, इसके परिजनों को सूचना दी तो गोताखोर बुलाए गए। इससे कड़ी मशक्कत के बाद, कई घंटे के बाद इसके सबको बाहर निकाला गया है। घटना सूचना पुलिस मौके पहुंच गई थी। जी ऋषि, जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? किसकी लापरवाही मानी जाएगी?
लापरवाही तो लगातार प्रशासन की है, क्योंकि बाढ़ आने से पहले प्रशासन को रणनीति बनानी चाहिए थी कि बाढ़ पीड़ितों को किस तरह से बचाना है, किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखना है। बाढ़ आने से पहले इसकी कोई पूर्व में तैयारी नहीं की, इससे लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको खबर बता रहे थे फर्रुखाबाद से, जहां पर एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का। क्या नाम था उसका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। कैसे डूब गया? उधर हम लोग बैठे थे इधर कमरे में जी, और उधर पीछे गाड़ी निकली, वो ताला में पैर निकली। कितनी देर बाद मिला है बच्चा आपका? करीब 2 घंटे बाद बहुत लोगों की मदद करने के बाद 2 घंटे बाद। क्या गोताखोर आए थे? जी हाँ। मौके पर तहसीलदार साहब थे? जी हाँ। अब पुलिस भी गई थी? हम लोग पहुंच गए थे। अब क्या कह रहे हैं? अब पता नहीं। कहाँ लाए हो आप? अब PSC लाए हैं। अस्पताल लाए हैं? अस्पताल। ठीक। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां पर पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दबंगों की घर में घुस करके मारपीट की गई। बता दें कि दबंगों ने घर में घुस करके मारपीट की। दबंगों की घर में घुस करके मारपीट की है। गाली गलौज करना, विरोध करना पड़ा भारी। बता दें कि गाली गलौज का विरोध करना पड़ा महंगा। थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात। तो थाने से चंद कदम पर यह वारदात हुई है, जहां पर थाने से बताया जा रहा है कि गाली विरोध करना भारी पड़ा। महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। दबंगों ने घर में घुस करके मारपीट की है। नज़दीक था थाना, फिर भी नहीं पहुंच पाई पुलिस। तो जाहिर है कि पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पीड़ितों ने थाने में पहुंच करके न्याय की गुहार लगाई। अहम जानकारी आपको बता दें, थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दबंगों की घर में घुस करके मारपीट की गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, जिस तरीके से खबर सामने आई है, इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, ये आरोपी बच्चा ये पीड़ित पति के घर के सामने गाली गलौज कर रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो ये 2 दर्जन से अधिक इकट्ठा होकर उसके घर में घुस के जबरदस्त उसके घर पे तांडव मचाया, मारपीट की, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। काफी देर तक मारपीट करते, लेकिन घटना पर पुलिस नहीं पहुंची, जबकि घटना थाने से चंद कदम की दूरी पर है। ठीक है ऋषि, तो अब क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है आगे? पुलिस कहना है कि तहरीर मिल गई है, जांच पड़ताल की जा रही है इनका, और पीड़ित बच्चों का मेडिकल कराया गया, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको अहम जानकारी बता दें फर्रुखाबाद से, जहां पर पीड़ितों ने थाने में पहुंच करके अपनी न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर मऊ दरवाजा के मोहल्ला नक्कारी चियान का मामला है, जहां पर जिस तरीके से घटना सामने आई है, पुलिस की लापरवाही उससे साफ उजागर होती है। तो गाली गलौज का विरोध करना पड़ा महंगा। बताया जा रहा है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर दबंगों ने घर में घुस करके लोगों की मारपीट कर दी। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हुआ था, मुझे बदतमीजी कर रहे थे हत्ते पे, हमारा शादी का घर, इन्हें मना करते थे, ये हमें मारने लगे। मेरे कौन लोग मारने लगे? कारची बारसी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? गाली बक रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। बेटा दरवाजे पर गेट पे लाते मारी, गुम्मा ले ले, सब पूरा मोहल्ला आ गया। नहीं बउआ झांकते हैं। 10 बजे 12 बजे रात तक मेरे दरवाजे बैठते। कितने लोग थे? पूरा मोहल्ला ही बेटा। कौन सा मोहल्ला है? निकारची।
नहीं, घर में हम लोग सभी लोग अंदर बैठे हुए थे, पापा गेट के पास बैठे थे। 2-3 लौंडे आए, मजाक करने लगे इनसे। इनने मना करा, इतने में इनके हाथ मार दिया। इनने गाड़ी पकी, उनने उठा के इनकी ईंटा मार दिया। सभी लोग आ गए, ईंटे घूमने चलने लगे। कौन लोग थे? निगाड़ची। कहाँ आपके भाई मोहल्ले में ही रहते हैं क्या? हाँ, मोहल्ले में रहते हैं, हमारा सिंगल घर है। वहीं अगली खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर गर्भवती महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि घंटों तक उस महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। तो अहम जानकारी बता रहे आपको सीतापुर से, जहां पर साइकिल से ही अस्पताल लेकर के पति चला था पत्नी को। बताया जा रहा है कि साइकिल से ही अस्पताल लेकर के चला था पति। इसके बाद सड़क किनारे पत्नी की डिलीवरी करनी पड़ गई। रास्ते में दर्द बढ़ने से बच्चे को उसने जन्म दे दिया, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो समय पर नहीं पहुंची। गुजारिश करने के बाद भी एम्बुलेंस उसे नहीं ले गई। तो बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। गोंदला मऊ का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। अहम जानकारी आपको बता दें, गर्भवती महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि घंटों तक नहीं मिले एम्बुलेंस, जिसके चलते पीड़ित तो इस तरीके से सड़क किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा। साइकिल से ही अस्पताल लेकर के पति चला था उसे। साइकिल से ही गर्भवती पत्नी को अस्पताल के लिए वो चल दिया था, लेकिन दर्द बढ़ने के कारण रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ गया। तो सड़क किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो समय पर नहीं आई। गुजारिश करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आ पाई। गोंदला मऊ का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की अहम घटना को बता रहे हैं, जहां पर सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़े हैं। अबरार, जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, लगातार आ रही है, देखा जा रहा है कि सीतापुर से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो है बड़ी लापरवाही इस तरीके की सामने आती रहती है। क्या कुछ बताएंगे? ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर का स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर बताया गया कि एम्बुलेंस न मिलने के कारण जो है गर्भवती महिला का सड़क किनारे ही प्रसव करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो जरूर सामने आई है। और परिवार का ये भी कहना था कि कई घंटों तक उन्होंने इंतजार किया, एम्बुलेंस का फोन किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जिसके बाद उसके पति द्वारा उसे साइकिल पर बिठाकर पैदल ही लेकर अस्पताल की तरफ चला था, लेकिन रास्ते में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। उससे भी गुजारिश की गई कि उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन ऐसा उसने भी नहीं किया। और इसके बाद उसे जो गांव की महिलाएं थी उसको सड़क किनारे ही साड़ी से ढककर उसे प्रसव कराया गया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है कि जिसके लिए एम्बुलेंस बताया जाता है कि उसे 10 मिनट पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके चलते गर्भवती महिला की सड़क किनारे प्रसव कराया गया है। तो अबरार, इस घटना के बाद क्या अब स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, क्या उनमें कोई हड़कंप मचा है, कोई हरकत की गई है, किसी तरीके का कोई सुधार आ सकता है? ये इस बात जब खबर आई है उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी। ये एम्बुलेंस का मामला है और एम्बुलेंस प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया है, से जो है उनके स्वास्थ्य विभाग पर नहीं, वो लखनऊ से होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो स्वास्थ्य विभाग में तो जरूर आता है, लेकिन अपना पल्ला झाड़ने में स्वास्थ्य विभाग लगा रहता है। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अपने पल्ले झाड़ रहा है। कह रहे हैं एम्बुलेंस उसके अधीन नहीं आता, लखनऊ से संचालित होती है। तो लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ही एक गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ गया, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी और पति उसे साइकिल पर ही उसे लेके चला गया। एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस जो है गर्भवती महिला को नहीं ले गई। उससे गुजारिश करने के बाद भी एम्बुलेंस ने उस महिला को एम्बुलेंस में नहीं चढ़ाया। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की। साइकिल से ही अस्पताल लेकर के पति चला था। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस ने किया 4 लुटेरों को गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 लुटेरों को बुलंदशहर में गिरफ्तार किया है। तो कपड़े की फेरी लगाने वाले के साथ की थी लूटपाट। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कपड़े लगाने वाले दुकानदार के साथ लूटपाट की थी। लुटेरों के पास से बाइक, मोबाइल और स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता दें बलराम बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कपड़े की फेरी लगाने वाले के साथ लूटपाट की थी इन चारों ने। अहम जानकारी बता दें कि लुटेरों के पास से बाइक, मोबाइल और स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही एक तमंचा भी जो है वो उनके पास से बरामद हुआ है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है बुलंदशहर में, जहां पर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कपड़े लगाने वाले फेरी वाली के साथ इन चारों ने लूटपाट की थी। हरियाणा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। विगत वर्ष 18 दिसंबर को माकड़ी पुल पे एक व्यक्ति जो कि कपड़े की फेरी लगाता था, पासू थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक के उससे लूट कर ली थी। उसके कुछ पैसे तथा उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें इसमें लगाई गई हुई थी। तो अब मुखबिर के सूचना से और अपनी सर्विलांस की टीम की मदद से हरियाणा पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है चेकिंग के दौरान, जिसमें जिनके नाम क्रमशः हैं अनिकेत त्यागी, अंश त्यागी, राहुल शर्मा और मयंक चौधरी। इन चारों के पास से ये जो लूटी हुई बाइक थी, एक फ़ोन जो लूट में उस व्यक्ति से लूटा गया था, तथा एक अदद नाजायज़ तमंचा, साथ में जिंदा राउंड का कुछ भी बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नालंदा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने पिता पुत्र को कुचला है। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले दोनों की मौत हो गई है। बागन बीघा थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी बता दें कि नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन ने पिता पुत्र को कुचला। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, दोनों की मौत हो गई। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है नालंदा में, जहां पर पिता पुत्र की मॉर्निंग वॉक करते हुए मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बागन बीघा का पूरा मामला है, जहां पर नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बता रहे कि तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, दोनों की मौत हो गई। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर नांगलोई इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि जुलूस में शामिल लोग ताजिया को लेकर के सूरजमल स्टेडियम के अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन स्टेडियम का गेट बंद था। पुलिस जुलूस में शामिल लोगों को अंदर जाने से मना कर रही थी। इसी बात पर जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने तलवारें लहराई और दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल हालात को काबू में कर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारी जिले के नांगलोई थाना क्षेत्र के अंदर, जहां आज मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था। जहां जो ताजिया जुलूस के अंदर कुछ उपद्रवियों ने तलवारें लहराई और मेरे पीछे सूरजमल स्टेडियम है, जिसको आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। इस पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद यहाँ भारी बल में पुलिस तैनात कर दी गई। आप तस्वीर में नीचे भी दिखाऊंगा किस तरह की भगदड़ बची। उपद्रवियों के जो चप्पल जूते यहीं पड़े हुए हैं, जिसके बाद देखिए पत्थर पड़े हैं जो इन्होंने पीछे मेरे गाड़ियां खड़ी हैं जो दिल्ली पुलिस की SHO है, जो पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में सामने उधर गाड़ी है जिसके शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2 वाहन जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ जो आला अधिकारी वहाँ पहुँचे, जिले के DCP यहाँ पहुँचे। आप देखिए तस्वीर में ये स्कॉर्पियो गाड़ी है SHO की, जिसके शीशे पे पथराव किया गया। वहीं एक सेकंड जो ब्रेवो है उनकी गाड़ी थी, जिसको दोनों शीशे उनके तोड़ दिए गए, जिसके बाद यहाँ जो
उपद्रवी थे जो ताजिया जुलूस के अंदर मौजूद थे, जो रोहिणी जिला से बाहरी जिला के अंदर ताजिया को लेकर आए थे, जिसको परमिशन नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया, तलवारें लहराई। कहीं ना कहीं जिस तरह ये आज सुरक्षा में चूक को देखते हुए आज कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस पर तैनात किया गया और स्थिति को काबू कर लिया गया है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण के न्यूज़ इंडिया। वहीं बाहरी दिल्ली स्थित मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला सामने आया था। अधिवक्ता ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसकी घड़ी तोड़ दी। अधिवक्ता ने अपने साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसे उन्होंने व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। इस वीडियो में अधिवक्ता आप बीती सुना रहे हैं। वहीं अधिवक्ता का वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कांस्टेबल का नाम सुमित और सनी बताया जा रहा है। मंगोलपुर थाने में एक वकील भाई के साथ मारपीट हुई है। अपना मंगोलपुरी अपना जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहां पे मैंने बीच बचाव करा इन भाइयों के लिए, और इन भाइयों के करते करते पुलिस वालों को मैंने कॉल करी 100 नंबर पे, और 100 नंबर पे मैंने कॉल करके ये हेल्प कराई है अपनी। और किसने करी है? पुलिस वाले ने? पुलिस वाले का नाम नहीं पता, बट रेड टी शर्ट है। अच्छा, वो वर्दी में नहीं था? वर्दी में नहीं था, लठ लेके आया है और लठ लेके मारा है उसने, और पीसीआर में बैठ के मुझे मारा है। मैंने वीडियो लाइव करने की कोशिश की, वीडियो लाइव करते करते भी उसने मेरा फोन खोस लिया। मैं स्मार्ट वॉच थी, स्मार्ट वॉच के थ्रू मैंने सबको कॉल करा है। अच्छा, अदरवाइज कोई उन्होंने मेरा जरिया छोड़ा ही नहीं। वीडियो मेरा फोन मेरा आज भी नहीं है, पगड़ी मेरे हाथ में है, और थप्पड़ मुझे यहीं पे मारा है। जो ये अपना वीडियो है। नॉर्थ वेस्ट के अशोक विहार और भारत नगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अशोक विहार फेज 3 की दुर्गा मार्केट में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ करके नकदी और सामान चोरी कर लिए। चोर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगी है। विनोद जी, क्या हुआ है आपके यहाँ? सर, मैं सुबह घर था, मेरे को कारीगर का फ़ोन आया कि बाहर के ताले टूटे हुए हैं। अच्छा, तो मैंने उसको कुछ अंदर घुस के देखा था, भाई अंदर घुसूँ ना घुसूँ, मैं कोई बात घुसे देख ले, चेक कर ले। उसने देखा गले टूटे हुए थे, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आया, देखा गले टूटे हुए थे, कैश 320 रुपये था बस, और कुछ नहीं, और कोई सामान नहीं गया। जब मैं घर पे था तो मुझे कॉल आया कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है, तो एक बार आके देख लेना। तो मैं 10 बजे करीब घर आया, जहाँ पे जब आया देखा मैंने एक ही जगह खड़े रहे। हाँ जी। जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो शीशा टूटा हुआ था, दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, और अंदर से लैपटॉप और कैश चोरी हुआ था। कितना कैश गया था? 10-12 हज़ार के आसपास कैश होगा उसमें, और लैपटॉप गया आपका? और एक लैपटॉप है। यहाँ पे कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं? 3 दुकानें हैं यहाँ पे, 105 नंबर, 106 मेरा है और 107। क्या एड्रेस पड़ता है यहाँ का? ये है अशोक विहार है, दुर्गा प्लेस, पॉकेट बी, अशोक विहार, फेज 3। अगली खबर मोगा से है, जहां पर 115 नियमित हुए संविदा शिक्षकों को धर्मकोट विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ने ढोस ने नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र पाकर के शिक्षकों के चेहरे खिल गए। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसे आप सरकार ने पूरा किया। बता दें कि पंजाब सरकार ने 12,500 संविदा शिक्षकों को नियमित किया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल इंदरगढ़ MA BEd मेरी क्वालिफिकेशन है जी। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11000 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਨ 12,500, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
2-2 3-3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करता। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री रेवाड़ी में जनसंवाद के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जलतल व संगवाड़ी गांव पहुंचे, जहां उनका पगड़ी फहरा करके स्वागत किया गया और उसके बाद दोनों ही गाँव में उन्होंने लोगों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे करके जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने को कहा है। इस दौरान इंडिया नाम रखने वालों के सीएम मनोहर लाल की खिंचाई की। सीएम मनोहर लाल ने उनकी खिंचाई करते हुए कहा कि निगेटिव पार्टियों का समूह है इंडिया, कई बार नटखट बालक का प्रभावी नाम रख देते हैं। ऐसे लोगों को नहीं पता कि कैसे बनती है गरीब कल्याण की योजनाएं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल ने देश व प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, ऐसा लोग जो हमको विश्वास दिला रहे हैं। विपक्ष के लोगों को एकदम सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने के बारे में तो मैंने एक आध जगह आपके सामने कहा भी है कि जैसे एक नटखट बालक घर में हो, कुछ ना करता हो, तो कई बार उसका नाम बड़ा प्रभावी रख देते हैं ताकि वो लोगों को जा करके अपना प्रभाव डाल सके। किसी का नाम डीसी रख देते हैं, किसी का नाम थानेदार रख देते हैं, किसी का नाम जेलदार रख देते हैं, लेकिन करने वाला कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो निखट्टू लोगों की जो जमात है, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। इस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं बनेगा। ये देश के लोगों की सेवा करना जानते नहीं हैं। मोदी जी इसमें तज्ञ हैं कि आम समाज, गरीब समाज की, गरीब कल्याण की योजना कैसे बनाई जाती हैं और कैसे नीचे तक लागू की जाती हैं। इसलिए नाम बदलने का एक जो इन्होंने जो एक जिसको कहना चाहिए, अब इसको मैं कोई षड्यंत्र जैसा शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उनका भोलापन है कि शायद नाम रखने से ही कुछ हो जाएगा। बिना कुछ मिले ना मिले, नाम दरोगा धर दे, बाकी सब हो जाएगा। दरोगा नाम रखने से कुछ होना होता। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंसो के छात्र संवाद सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र चुनाव को लेकर के सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है। अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र चुनाव पर कोई घोषणा नहीं करती तो 6 अगस्त को इंसो के कार्यक्रम में छात्र चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया जाएगा। चुनाव हो, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो, आप सब जानते हैं कि सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार दिया जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंगदो कमेटी के तहत जो है अगस्त में उससे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हो, इस बात की हम किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पे जा रहे हैं लोगों के बीच में, छात्रों में? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मानता हूं सही मायने में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहाली हो जाए। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।